everybody. Yesterday we have already discussed too much about the very first poem of 10th class. In fact, we have discussed a poem, My Good Right Hand, composed by the Scottish poet चार्ल्स मेके. 10वीं कक्षा के अंदर एक 4 लाइन दी हुई आती है. उन 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन हम लोगों से पूछा जाता है. उन एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोगों को 4 लाइन दी हुई होती है. ऊपर का जो प्रश्न होगा वो लिखा रहेगा एक्सप्लेन द लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. नीचे दी गई जो लाइनें हैं उनका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. ये प्रश्न 10वीं कक्षा के अंदर कविताओं से संबंधित एक 5 नंबर का प्रश्न आता है. विद्यार्थियों से निवेदन रहता है कि वो इन प्रश्नों को अपनी राइटिंग स्किल के साथ तैयार करें. जब भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस दिया हुआ है. यहाँ दिया हुआ है बिगिन, यहाँ शॉर्ट, यहाँ पर वर्ब और यहाँ गिव, यानी सब के अंदर आया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फिर से हम लोग यहाँ चेक करते हैं. हर वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, वी, सेकंड, ऑब्जेक्ट और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ये दिया हुआ है सभी वाक्यों के अंदर. एक बार जब हमने ये तय कर लिया कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसके पहले भी यदि कोई काम हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट से पहले, तो हम उसे मेंशन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मैटर है उसका अर्थ ये हुआ कि हम कुछ वाक्य ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और वाक्य आगे बढ़ता रहे. वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट से पहले जो काम होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्णन किया जाता है. खैर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए. सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुखों में गिर गया, यानी गरीबी में होने की बात कर रहा है. एंड बिगन टू कंप्लेन, और वह शिकायत करने लगा. आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की. एंड आई सॉट हिम, मैंने उसको पाया. इन वेन, व्यर्थ में उसे पाया, मतलब तलाश पूरी नहीं हुई. कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस फ्रेंड्स जो है वो उदासीन थे. एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो परिचित थे वो भी उदासीन थे. दे गेव मी गुड काउंसल, काउंसल मीन्स एडवाइस, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी. बट dreaded their gold, लेकिन अपना सोना देने से वो भयभीत थे. जैसे ही हमें 4 लाइन मिली, 5 लाइन हो सकती है, 6 हो सकती है, हमें हमारा पॉइंट देना पड़ेगा. सबसे पहले रेफरेंस. जैसे हम लोग रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस में हमें बताना है कि ये पोएम कहाँ से ली हुई है और कहाँ इसका पॉइंट कौन है. ये दोनों जो बेसिक चीजें हैं वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. हमारा टॉपिक होगा या हमारा हेडिंग होगा या टाइटल होगा रेफरेंस. जैसे हमने ये देखा, हम लोग लिखना शुरू करेंगे. दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम entitled. यहाँ entitled मतलब शीर्षक होना. यहाँ पर हमने लिखा है कि ये लाइनें शीर्षक की कविता से ली हुई है. कौन सा शीर्षक है वो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे. जब भी हम लोग लिखें नेम ऑफ पोएम तो वी मस्ट जस्ट ट्राई टू राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन कैपिटल. हम लोग देखेंगे माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड. इतना करने के बाद में हम यहां पर लिखेंगे फुल स्टॉप और यहां लिखेंगे इट इज ए गुड कंपोजिशन ऑफ स्कॉटिश पोएट चार्ल्स मेके.
दो चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की है, एक तो चार्ल्स मैके जो है वो इसका कवि का नाम है, और दूसरा ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है, तो स्कॉटिश, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, स्कॉटलैंड से बनेगा स्कॉटिश। और यहाँ हमने पोइम का नाम मेंशन कर दिया, माय गुड राइट हैंड। दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देने की कोशिश कर ली है, और हम यहाँ पर अपना जो दूसरा नंबर पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करेंगे, और वो दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट जब हम लोग लिखें तो चारों जो लाइनें हैं उनका निचोड़ क्या है, कैसे उन लाइनों के अंदर अपनी बात को यहाँ रखने का प्रयास किया गया है, वो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। कैसे, हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो इन द गिवन लाइन्स the poet is telling about his hard time of poverty, hard time of his poverty, and सबसे पहला ये कि इन लाइनों में क्या भाव आ रहा है, तो कवि बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, द पोएट इज टेलिंग किसके बारे में, अबाउट हिज हार्ड टाइम ऑफ द पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कठिन समय के बारे में वो बता रहा है, एंड अबाउट हिज एफर्ट्स as well as the reaction of the friends on his needs। तीन चीजें हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। उन तीन चीजों में हमारे पास मैटर क्या है, एक बार हम लोग चेक करते हैं कि इस दी गई लाइनों में कवि बता रहा है अपने हार्ड समय के बारे में, ऑफ हिज पॉवर्टी जो उसकी गरीबी है, एंड अबाउट हिज एफर्ट्स और अपने प्रयासों के बारे में भी। प्रयास यहाँ पर है कि उसने लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, ये जो है एक लाइन का जो प्रयास है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, एज वेल एज द रिएक्शन कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस, ये जो है ये उसकी आवश्यकता पर मित्रों का रिएक्शन है। तो इन चीजों को हमने तीन चीजों में बांट दिया है, आपको कवर करना पड़ेगा। जब हमने ये देखा तो अब हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट, ई एक्स एक्सप्लेनेशन। स्पेलिंग देखें, यहां लिखा हुआ है EXPLAIN। जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे उसमें से आई हट जाता है और हमारी स्पेलिंग सीधी सीधी बन जाती है EXPLANETION, एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने स्पेलिंग देखी सारी चीजें एक्यूरेट हो, बिल्कुल कहीं पर भी कोई गलती का चांस नहीं हो, ये ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा हम लोगों की रहती है। हम भी कोशिश करेंगे कि गलतियां कम से कम हो। एक्सप्लेनेशन, अब हमने जो यहाँ फर्स्ट पर्सन आई दिया हुआ है उस फर्स्ट पर्सन आई को हम यहाँ चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन में, मतलब आई कभी भी आए तो उसे हम लोग थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करते हुए अपनी बात को रखेंगे। कैसे, यहाँ दिया हुआ है कि आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुखों में गिर गया, वहां कभी अपनी बात सीधे कह रहा है तो वो एक तरह का डायरेक्ट स्पीच हुआ। यहाँ हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को यूज करते हुए इसको ले जाएंगे थर्ड पर्सन में, यानी आई बदल जाएगा सी, ही आदि में। अब चार्ल्स मैके हमारे पास मेल कैरेक्टर है तो उस आई को हम बदल देंगे ही में। कैसे, हम यहाँ यूज करेंगे द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, कवि कह रहा है, कवि कहता है। अब कवि अपनी लैंग्वेज में खुद कहेगा, हमें सेज आ गया तो आई को चेंज करना पड़ेगा पोएट के अनुसार, तो वो आ जाएगा ही। अब हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं, द पोएट सेज दैट unfortunately he had come into
he had come into poverty, वह दुखों में आ गया कि वह दुर्भाग्य से वह गरीबी में गिर गया. Unfortunately, he had come into poverty and felt so much sorrow. As a result, he started saying complaints to all that came into his way. एक लाइन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. हमारी पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है. कवि कहता है कि दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, he had come into poverty, कि वह गरीबी में आ गया था, and felt so much sorrow, और उसने बहुत ज्यादा दुख महसूस किया. परिणाम ये हुआ, he started saying complaints, वह शिकायत कहने लगा, to all that come into his way, जो उसके रास्ते में आते थे उनसे शिकायत करने लगा. यहाँ देखते हैं, I looked for a friend, मैंने एक मित्र की तलाश की. ये जो लाइन आ रही है मित्र की तलाश की, इस लाइन को हम लोग देखते हैं. He wanted to come out from his poverty. वह अपनी गरीबी से बाहर आना चाहता था. So he started searching for a friend. वह एक मित्र की तलाश करने लगा. I looked for a friend, but I sought him in vain. लेकिन मैंने उस तलाश को व्यर्थ पाया. ये जो लैंग्वेज आ रही है कि तलाश को व्यर्थ पाया, इसको अपनी लैंग्वेज में हमें अपनी बात रखनी होगी. Friend, but he could not get even a single friend, who could have helped him, जो उसकी मदद कर सकता था. ऐसा उसे एक भी मित्र नहीं पा सका. इसके अर्थ ये हुआ कि I sought him in vain, sought and tried to find, पाने की कोशिश की. सिंह का सेकंड फॉर्म sought. कंपेनियंस were shy. अब कंपेनियंस क्या होते हैं? कंपेनियंस होते हैं फ्रेंड्स. तो all the friends and the relatives were indifferent to his needs. उसकी आवश्यकता पर सभी मित्र और जो संबंधी है वो उदासीन थे. जो हमने दो शब्द यूज किए यहाँ पर, शाई और कोल्ड, जो चार्ल्स मैके के शब्द हैं उनको हमने एक शब्द में यहाँ लाए, इनडिफरेंट, या वर हेजिटेटिंग कर सकते हैं, वो हिचकिचा रहे थे. नीड्स, दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी. बट dreaded their gold, लेकिन अपना सोने देने से वो भयभीत थे. अब इन लास्ट लाइनों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. His needs, they
only offered, they only offered him good advice या good suggestions कर सकते हैं, good suggestions to work, but they had not provided any real help that was money. वास्तविक मदद नहीं कर सके जो कि धन था। कवि को सीधा सीधा धन चाहिए था अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए, लेकिन उन्होंने सलाह दी काम करने की, या अन्य कोई सलाह दी होगी, गुड काउंसिल, अच्छी सलाह दी थी। डेटेड देयर गोल्ड, सोना देने से वो भयभीत थे, इसका अर्थ है पैसा देने से वो भयभीत थे। दे वर अफ्रेड ऑफ, they were afraid of giving their money to the poet. In this way, the search of the poet for a friend turned out fruitless. अब हमारे पास यहाँ कंप्लीट एक सेंस आ जाता है, जो हमने एक एक्सप्लेनेशन का यहाँ मैटर तैयार किया है। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। छोटी छोटी लाइनों को हमें कवर करना पड़ेगा। 5 नंबर के प्रश्न के लिए हमें इतना माल, इतना मटेरियल, इतनी डिटेल देनी ही पड़ेगी। अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। The poet says that, कवि कहता है कि unfortunately, दुर्भाग्य से, he had come into poverty, वह गरीबी में आ गया था, and felt so much sorrow, देखिए सेकंड फॉर्म, और उसने बहुत ज्यादा दुख महसूस किया। As a result, परिणाम के रूप में he started saying complaints, वह शिकायतें करने लगा। जो हमारे पास लिखी हुई है began to complain, उसको हमने थोड़ा एक्सटेंड किया है विस्तार देते हुए। कंप्लेन टू ऑल, सभी से शिकायत करने लगा। दैट केम इनटू हिज वे, जो भी उसके रास्ते में आया उनसे वह शिकायत करने लगा। ही वांटेड टू कम आउट फ्रॉम हिज पॉवर्टी, वह अपनी गरीबी से बाहर आना चाहता था। सो ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, सर्चिंग फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की तलाश करना शुरू किया। 2 शब्द आपको चेक करने पड़ेंगे। यहाँ स्टार्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म है, स्टार्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म। ऐसे याद कीजिए, स्टॉप्ड, रुकना, स्टॉप, उसके बाद में भी यदि कोई दूसरी वर्ब आ रही है तो उसे आईएनजी फॉर्म में हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर भी देखें, स्टार्टेड सर्चिंग, स्टार्ट के बाद में आईएनजी फॉर्म। और याद रखिएगा, सर्च के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है फॉर, सर्च फॉर, लुक फॉर, तलाश करना। सर्चिंग फॉर ए फ्रेंड बट ही कुड नॉट गेट इवन ए सिंगल फ्रेंड, लेकिन वो एक भी मित्र को नहीं पा सका। इसमें जो पा सका जो आ रहा है, कुड नॉट प्लस वी फर्स्ट, कुड नॉट प्लस वी फर्स्ट, इसका अर्थ ये है कि हमने इस वाक्य के अंदर पास्ट इनएबिलिटी को एक्सपोज किया है। किसको एक्सपोज किया है? पास्ट इनएबिलिटी। जब भी हमें कोई भूतकाल की अयोग्यता या असमर्थता को दिखाना है
तो हम सब्जेक्ट के बाद में कुड नॉट प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास आ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखेंगे हु कुड हैव हेल्प्ड हिम, जो उसकी मदद कर सकते थे लेकिन वह ऐसा फ्रेंड को नहीं पा सका। ऑल द फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स, सभी मित्र और संबंधी वर इनडिफरेंट, वो उदासीन थे। टू हिज नीड्स, उसकी आवश्यकताओं पर, टू हिज नीड्स, उसकी आवश्यकताओं पर उदासीन थे। दे ओनली ऑफर्ड हिम गुड सजेशंस, दे ओनली ऑफर्ड हिम गुड सजेशंस टू वर्क, उन्होंने उसे काम करने की केवल अच्छी सलाह दी। बट दे हैड नॉट प्रोवाइडेड एनी रियल हेल्प, वो उसको कोई वास्तविक मदद नहीं दे सके। दैट वाज मनी, जो कि पैसा था। दे वर अफ्रेड ऑफ, वे भयभीत थे किस बात से? गिविंग देयर मनी टू द पोएट, वो कवि को अपना धन देने से भयभीत थे। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है बट डिड देयर गोल्ड, इसका एक्सप्लेनेशन हमने करने का प्रयास किया है कि दे वर अफ्रेड ऑफ, वे भयभीत थे। तो एक शब्द है डिड, उसको हमने 3 शब्दों में बदल दिया। बट दे वर अफ्रेड ऑफ देयर मनी, जो वहाँ गोल्ड लिखा है उस गोल्ड को हमने यहाँ चेंज किया मनी। टू द पोएट, वो कवि को अपना धन देने से भयभीत थे। इन द वे, इस प्रकार द सर्च ऑफ द पोएट फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र के लिए कवि की जो तलाश है, टर्न आउट फ्रूटलेस, वो निष्फल साबित हुई। टर्न आउट बाद में जो पता चलता है, टू प्रूव लेटर, बाद में जो पता चलता है उसको कहते हैं टर्न आउट। इस प्रकार हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन का मैटर कंप्लीट होता है। 5 नंबर के लिए आप लोगों से ऐसा प्रयास किया जाता है। अभी हम थोड़ा और प्रयास करेंगे। ये जो 4 लाइन है उन्हीं के आधार पर कोई 2-3 प्रश्न हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप एक नजर डालिएगा यहाँ पर कि कैसे हम लोग इनको धीरे धीरे तैयार करना शुरू करें, और जैसे ही हमारी स्कूलें नियमित रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाती है, हम फिर से इनके ऊपर चर्चाएं अवश्य करेंगे। एक बार नजर, फिर इनके ऊपर 4 प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए ऊपर ये 4 लाइन हमारे पास लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है और कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द पोएट स्टार्ट When did the poet start complaining to the people? कवि लोगों को शिकायत कब करने लगा? इसमें हमारे पास एक शब्द आया हुआ है कब। जब भी हमारे पास दिया गया प्रश्न व्हेन का हो, हमें उत्तर में समय बताना होगा। यह समय वाक्य के रूप में भी हो सकता है और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। कैसे? हम जब इस वाक्य को शुरू करेंगे, जब भी आपको व्हेन का प्रश्न मिले, आप उसमें से एचवी के रूप में डिड दिया हुआ है तो उसको हटाते हुए वहीं से स्टार्ट द आंसर द पोएट स्टार्टेड। जैसे डिड हटता है, डिड की हटता ही वर्ब सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। कैसे? यहाँ पर हम लोग एक आंसर लिखते हैं, द पोएट स्टार्टेड। पहले तो ये कि ये वी फर्स्ट था, हमने इसको चेंज कर दिया वी सेकंड में। क्यों किया? क्योंकि डिड हटा है। याद रखिएगा, डिड जब दिए गए वाक्य में से हटाएं तो हमें वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदलना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदलना पड़ता है। द पोएट स्टार्टेड कंप्लेनिंग, एज इट इज लिख डालिए, स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू द पीपल। अब हमने व्हेन का प्रश्न को उत्तर व्हेन से दे दो।
when, अब पहली लाइन में देखा हुआ है I fell into grief, मैं दुखों में जब गिर गया था। अब यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि जब I आए तो उसे थर्ड पर्सन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ हम I की जगह कर देंगे he। अब एक बात और समझना होगा कि शिकायत करने से पहले गरीबी में पड़ने का काम हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले जो काम होता है उसको हेड थर्ड में हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ आई की जगह हमने ही कर दिया, फेल की जगह हम लोग यहाँ हेड थर्ड कर देंगे, व्हेन ही हैड फॉलन इनटू ग्रीफ because of poverty। यहाँ हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न जो है वो कंप्लीट सेंस में आ जाता है। एग्जैक्ट पैटर्न यूज करेंगे, उस एग्जैक्ट पैटर्न के साथ हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक और प्रश्न हम लोग यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। What did the poet do to come out of his poverty? हमें समझना पड़ेगा कि यदि कोई दिया गया प्रश्न, ध्यान से सुने, यदि कोई दिया गया प्रश्न व्हाट का हो और सब्जेक्ट के बाद डू आ जाए तो ये डू हटाया जाता है, उसी के स्थान पर हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। कैसे, हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। व्हाट मींस क्या, द पोएट यानी कवि ने, डिड और डू यानी किया, कवि ने क्या किया, टू कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, ऑफ फ्रॉम के सेंस में आता है, से अलग कर देना, अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए कवि ने क्या किया। अब आप बता दीजिए कवि ने क्या किया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। तो ये जो लैंग्वेज आई हुई है मित्र की तलाश की, यही हमारे उत्तर होगा। ये हम इस डू के स्थान पर रखेंगे, लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, ये यहाँ आ जाएगा। बाकी ये हटा देंगे हम लोग इसको, और हमारा आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, दी पोएट लुक्ड फॉर ए फ्रेंड to come out of his poverty। एक लैंग्वेज, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, इसका अर्थ है वह प्रत्येक संबंधी और मित्र के पास गया। तो एक लैंग्वेज को और आगे बढ़ाते हैं, he went to every friend and every relative for his demand of money। He went, वह गया, to every friend, वो प्रत्येक मित्र के पास गया, and every relative, और प्रत्येक संबंधी के पास भी गया, for his demand of money, पैसों की अपनी मांग के लिए वो प्रत्येक संबंधी के पास गया। पूछा है कि क्या किया, तो मित्र की तलाश की और प्रत्येक संबंधी के पास में गया। हमारे पास एक उत्तर आ जाता है यहाँ पर। एक और देखते हैं हम लोग, कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंट वर कोल्ड, परिचित उदासीन थे। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न यहाँ निकालते हैं, हाउ डिड द फ्रेंड्स रिएक्ट ऑन द नीड ऑफ द पोएट, कवि की आवश्यकता पर मित्रों ने कैसे प्रतिक्रिया की। जब वाई का प्रश्न आया, हाउ का प्रश्न आ जाता है तो उत्तर दिया जाता है बाई प्लस आईएनजी फॉर्म से। एक तरीका है, हम अन्य तरीकों से भी दे सकते हैं उत्तर।
आपको बताना होगा कि कवि की मांग पर या आवश्यकता पर मित्रों ने कैसे प्रतिक्रिया की। यहाँ हमारे पास लिखा है कंपेनियंस वर शाई, acquaintances were cold, they gave me good counsel but dreaded their gold। ये दोनों जो लैंग्वेज है, दोनों लाइन, इन दोनों लाइनों में से आपको अपना उत्तर निकालना होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ ट्राई करें आंसर देते हुए, ये हटा दीजिए और आंसर यहाँ पर टी कैपिटल करते हुए हम लोग लिखेंगे दी फ्रेंड्स। दी फ्रेंड्स या तो लिख दें रिएक्टेड, द फ्रेंड्स रिएक्टेड by showing their indifferent attitude अब हमारे पास ये आंसर आ गया। The friends reacted by showing their indifferent attitude। उन्होंने उदासीन रवैया दिखाकर कवि की मांग पर प्रतिक्रिया की। हम वापस जोड़ देंगे ऑन द नीड ऑफ द पॉइंट, वापस जुड़ जाएगा ऑन द नीड ऑफ द पॉइंट, फुल स्टॉप। एक बार हम लोग यहाँ पर अपने कंप्लीट सेंस ले आते हैं। दे गेव मी गुड काउंसल, यहाँ मी की जगह हम लोग हिम कर दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दे only provided him good advice but had not given him any real help to come out of his poverty। उसकी गरीबी से बाहर आने के लिए कोई वास्तविक मदद नहीं की। हमारे पास इस तरह के कई प्रश्न और हो सकते हैं। यहाँ जो हमने 3 प्रश्न किए हैं वो केवल इन 4 लाइनों से बिलोंग किए। उसके बाद के जो कई प्रश्न और भी हो सकते हैं उनके लिए हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास में है, ये एक्सप्लेनेशन न तो हम याद कर सकते हैं न हम लोगों को याद करवाना चाहिए। ये होता है आपकी क्रिएटिविटी पर आधारित कि आप कितना उस दिए गए वाक्य को अपनी लैंग्वेज में बढ़ा पाए। यदि हम ये कहें कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन याद करके लाना है तो सॉरी टू से जस्ट वी कांट मग अप एनीथिंग। हम उन सारी चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। लेकिन हमने जब 4 लाइन उपलब्ध देखी हुई है उसके आधार पर हम अपनी बात तो कह सकते हैं। छोटी छोटी लाइनों को हमें चुनते हुए अपनी बात रखनी होगी। उम्मीद करता हूँ आप लगातार सीखेंगे और ऐसे ही बाकी की जो एक्सप्लेनेशन है उनको भी हम धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।